नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारा विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जो कि है कि क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, सोयल बायोलॉजी के द्वारा पौधों का, क्रॉप्स का, फसल का 100% पौधों की 100% पोषक तत्वों की जरूरत पूरा कर सकते हैं। कैन सोयल बायोलॉजी डिलीवर 100% न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स? ये हमारा आज का सवाल है दोस्तों। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको प्रोवाइड करने में सक्षम हैं, अगर 100% न्यूट्रिशन देने में सक्षम है, तो कैसे? हम ऐसा किस आधार पे बोल रहे हैं कि ऐसा संभव है? उसके पीछे साइंस क्या है? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस प्रोसेस दैट सोइल बायोलॉजी सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू दिस डिग्री? और अगर 100% नहीं, तो हम कैसे कम से कम उर्वरकों की खपत करें या खपत को ले आए, रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस, और उर्वरकों की खपत भी कम हो जाए और हमारी जो यील्ड है या उसकी जो उपज है क्रॉप की, वो भी कम ना हो, वो भी मेंटेन रहे या फिर बढ़ जाए। इस तरह की साइंस के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, और साइंस के बाद हम प्रैक्टिकल इसको फील्ड में कैसे करें उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहला तो हो गया, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, सोयल बायोलॉजी डिलीवर कर सकती है न्यूट्रिएंट्स को। दूसरा, कि इसके पीछे साइंस क्या है, किस आधार पे ऐसा बोला जा रहा है। तीसरा, कि प्रैक्टिकल हम किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं फील्ड में, ठीक है, ये तीसरा हो गया। और इस तीसरे का ही एक और पॉइंट है कि हम इसको किस तरह से मेंटेन रख सकें साल दर साल, ताकि हमारी जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उसको भी किसी तरह का डैमेज ना हो। वी शुड थिंक हाउ टू डिसकंटिन्यू द डैमेज टू एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन, ठीक है, ताकि साल दर साल एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें फर्टिलाइजर डालने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। और अंत में हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स या नाइट्रोजन के जो उर्वरक हैं उनकी खपत को हम किस तरह से कम करें अपने खेतों में, उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट की तरह हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, आज आपको वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता लगने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अमेरिका में अब 3 से 4 सालों से ऐसी बात हो रही है कि बायोलॉजी है जो सोइल की, वो किस तरह से, उसकी कितनी ट्रमेंडस कैपेसिटी है डिलीवर करने की सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स जो कि एक क्रॉप को चाहिए। और रिसर्चर बोल रहे हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट क्लेम है, यानी इस बात में दम है, इस आइडिया में दम है। यानी वो कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरह के फर्टिलाइजर्स को डालने की जरूरत नहीं है, ना हो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हो, चाहे फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर हो, या ट्रेस मिनरल्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने की जरूरत जिसमें ना हो। ओनली थिंग हमें जो चाहिए वो है कि बायोलॉजी को हम किस तरह से बढ़ाएं। ये आइडिया कि बायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में है वो सब कुछ डिलीवर कर देंगे क्रॉप को जो भी चाहिए, तो उससे अब बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, वेयर डू ऑल द न्यूट्रिएंट्स कम फ्रॉम। सेकंड, कि क्या हम ऐसा करने से मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व होंगे उनको खत्म कर देंगे। तो ये क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, और रिसर्चर बोले ये क्वेश्चंस रेज करना भी एक अच्छी बात है, गुड क्वेश्चंस हैं ये। लेकिन रिसर्चर कहते हैं कि उन्होंने ऐसी सिचुएशंस, ऐसे ग्रोअर्स, बहुत सारे ग्रोअर से वो मिले हैं जो कि सक्सेसफुल हैं इस तरह के सोयल बायोलॉजी की परफॉर्मेंस जिन्होंने अचीव की है, और वो या तो उतनी ही पैदावार ले रहे हैं इससे, या फिर उससे ज़्यादा भी ले रहे हैं जो उनके आसपास के रीजन हैं जो फर्टिलाइजर डालते हैं। और ये ग्रोअर्स जो न कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे फिर भी उतनी ही यील्ड ले रहे हैं या उससे ज़्यादा यील्ड ले रहे हैं बिना कांस्टेंट फर्टिलाइजर इनपुट्स को डाले हुए। और इतना ही नहीं, कुछ ओकेजन्स ऐसे आए हैं जो ड्राईलैंड फार्मिंग करते हैं, जहाँ पे इलाकों में पानी नहीं है, वहां पर भी कुछ ग्रोअर्स हैं जो ना कोई खाद डाल रहे हैं, ना कोई कंपोस्ट डाल रहे हैं, नॉट एनी मैन्योर, नॉट एनी कंपोस्ट, ना ही कोई ऐसा रिसोर्स ऑर्गेनिक फॉर्म में जो नाइट्रोजन देता हो, जैसे खाद खूद वगैरह, गोबर खाद, ऐसा कुछ भी नहीं डाल रहे, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल हैं क्रॉप्स को ग्रो करवाने में। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ग्रोअर्स ऐसा कर पाने में संभव हुए हैं। तो रिसर्चर कह रहे हैं कि वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम कैसे इस तरह की बायोलॉजी को डेवलप करें, इस तरह के बिंदु पर हम फार्मर्स को ले आए जहाँ पे मेजॉरिटी जो
पोषक तत्व हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पौधों को दें। ओवरऑल जो प्लांट न्यूट्रिशन है उसका जो मच ग्रेटर अमाउंट है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू या सोयल बायोलॉजी के थ्रू आए, जिससे ना सिर्फ सोयल की हेल्थ अच्छी होगी और हमारी जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंस है या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन को जो कम करने का गोल है वो भी अचीव होगा बिना यील्ड को डिक्रीज किए, या फिर यील्ड को मेंटेन करते हुए हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन रेज हो रहा है, तो उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये बायोलॉजी किस तरह से इतने प्रतिशत तक पौधों को पोषक तत्व प्रोवाइड करने में संभव हो पा रही है, उसकी साइंस क्या है, तो उसको आज हम देखते हैं। तो रिसर्चर कह रहे हैं कि आज हमारे सामने दो मॉडल हैं प्लांट न्यूट्रिशन के, कि पौधा पोषक तत्वों को किस तरह से ग्रहण करता है। उसके दो मॉडल हैं, दो नमूने हैं या दो आप उदाहरण कह लो कि इस तरह से पौधा पोषक तत्वों को उठाता है। पहला मॉडल है जिसको आप बोलो ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल यहाँ पे रिसर्चर इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पिछले 100 सालों से इनके यहाँ अमेरिका में चलते आ रहा है। इस मॉडल के तहत जो प्लांट्स हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं पोषक तत्वों को सिंपल आयंस की फॉर्म में, यानी नाइट्रेट की फॉर्म में, अमोनियम की फॉर्म में, पोटेशियम की फॉर्म में, जो पोटेशियम K+ आयन है, NH4+ आयन है, NO3 नेगेटिव जो आयंस हैं जो मिट्टी के सोयल सोल्यूशन में है, यानी मिट्टी का जो घुलनशील, मिट्टी में जो भी घुलनशील तत्व हैं वहां से जो उसमें जो आयंस हैं वो पौधे की जड़ें उसको अब्जॉर्ब करती हैं, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है इस मॉडल के तहत कि पौधे जड़ों के द्वारा पोषक तत्वों को आयंस की फॉर्म में सोयल सोल्यूशन से लेती हैं, चाहे वो अमोनियम आयंस हो, नाइट्रेट आयंस हो, मैग्नीशियम आयंस हो, पोटेशियम आयंस हो, सोडियम हो, या जो भी अन्य तरह के आयंस हैं या ट्रेस मिनरल्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है घुलनशील अवस्था में, उससे पौधा अपने पोषक तत्वों को उठाता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला मॉडल। दूसरा है, पहला मॉडल कहने का मतलब है कि वो आयंस की फॉर्म में पौधा पोषक तत्वों को ले रहा है। दूसरा मॉडल आ रहा है कि पौधा आयंस को अब्जॉर्ब ना करके सीधा माइक्रोबियल जो मेटाबोलाइट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा जो छोड़े गए कंपाउंड्स हैं, जैसे वो अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हो सकते हैं, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स है ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनका वेट ज्यादा है कंपैरिजन टू आयंस। सीधा इन मॉलिक्यूल्स को ही अब्जॉर्व कर, ना सिर्फ मॉलिक्यूल्स को बल्कि माइक्रोबियल सेल्स है, सीधा बैक्टीरिया को ही अब्जॉर्व कर ले रहा है और उससे अपने पोषक तत्वों की पूर्ति कर रहा है। ये सेकंड मॉडल का कहना है जो प्लांट न्यूट्रिशन का है। और रिसर्चर कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है और वे पिछले 10 सालों से ऐसा उन्होंने देखा है कि रिसर्च, एक जर्मन रिसर्च है जो बोल रही है कि प्लांट की कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब लार्ज मॉलिक्यूल, की प्लांट वो भी अब्जॉर्ब कर रहा है उन मॉलिक्यूल्स को जो बड़े मॉलिक्यूल्स है जिनका वेट 1000 मॉलिक्यूलर मास तक का है, उनको भी पौधे अब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। ये रिसर्च एक जर्मन रिसर्च है जो 30 से 35 साल पहले हुई थी लेकिन इतनी फेमस नहीं है, जहां पे उस रिसर्च में बताते हैं कि पौधा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को भी अब्जॉर्ब करने में सक्षम है। जैसे कि अगर आपको मॉलिक्यूलर साइजेस के बारे में इतनी समझ नहीं है तो वो एग्जांपल देते हैं कि पेनिसिलिन, जिसका एक एंटीबायोटिक है जिसका 450 मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेकिन पौधे उससे भी डबल 1000 मॉलिक्यूलर वेट जिन कंपाउंड्स का है उनको भी वो उठा सकते हैं, अब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स बताए, एसेंशियल फैटी एसिड्स हो गए, कुछ इस तरह के कंपाउंड्स। ठीक है, अब इनको उठाने से, सीधा इनको डायरेक्ट उठाने से फायदा ये होगा पौधे का कि जब प्लांट सीधे इन्हीं को उठाएंगे, जैसे अमीनो एसिड्स को उठाएंगे, सीधा उन्हीं को अब्जॉर्ब कर लिया तो उससे वो प्रोटीन्स बना देंगे एकदम से। लेकिन अगर वो नाइट्रेट की फॉर्म में पहले अब्जॉर्ब करते हैं, जो कि एक पहला मॉडल बताता है, उसकी फॉर्म में अब्जॉर्ब करें तो उनको एनर्जी लगेगी, पहले वो चेंज करेंगे नाइट्रेट को अमीनो एसिड्स में, फिर वो प्रोटीन्स में जाएंगे। तो लेकिन अगर पौधा सीधा अमीनो एसिड्स को उठा रहा है मिट्टी से तो प्रोटीन्स बनने में टाइम नहीं लगेगा, तो उसकी एनर्जी भी बचेगी। तो सेकंड मॉडल बेहतर मॉडल है अगर ये एप्लीकेबल है, अगर ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रिसर्चर कहते हैं कि ऐसा मिट्टी में हो रहा है, ये रिसर्च कहती है, लेकिन ये किस तरह से हो रहा है इसकी अभी इतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
हाउ इट वॉज हैपनिंग, जो इसके ऊपर एक्सप्लेनेशंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये हो रहा है, ये रिसर्चर जानते हैं। इसी को दिमाग में रखते हुए एक और बात है कि पौधों के अंदर एंडोसाइटोसिस, पौधों द्वारा एंडोसाइटोसिस होना, जैसे अगर आपने अमीबा देखा हो जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल होता है, इस तरह का जानवर अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये अपना फूड को एनगल्फ करता है, लेता है एंडोसाइटोसिस के माध्यम से। उसी तरह एक रिसर्च है 1993 की एक रिसर्च है वर्जीलियन गिलबर्ट की, जो बताते हैं कि पौधा भी एंडोसाइटोसिस करता है। पौधे के जो प्लांट सेल्स है, चाहे वो रूट टिप सेल्स हैं, जड़ों के जो टिप पे जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, और लीफ सेल्स होते हैं, वो अब्जॉर्ब करने में सक्षम है लार्ज मॉलिक्यूल्स को अपनी मेम्ब्रेन के अंदर, डायरेक्टली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उससे वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, तो उसी को एंडोसाइटोसिस बोला गया है। तो प्लांट के सेल्स भी इसको करने में सक्षम है, ऐसा रिसर्च में फाइंड किया गया है। देखिए जो एनिमल के सेल्स हैं, जो जानवरों के सेल्स होते हैं या ह्यूमंस के सेल्स हैं, उसमें तो ये आसानी से बहुत ही ज्यादा नोन है कि ऐसा एनिमल और जो ह्यूमन सेल्स ऐसा कर पाने संभव है। लेकिन पिछले 77 सालों से एक विस्तृत स्टडी नहीं हुई है एग्रीकल्चर फील्ड में कि ऐसा देखा गया हो कि एंडोसाइटोसिस हो रही है। लेकिन एक आधी थोड़ी बहुत रिसर्चें हैं जो कि ऐसा शो करती हैं कि प्लांट के सेल्स एंडोसाइटोसिस करते हैं। ये और क्लियर हो जाता है जब हम डॉक्टर जेम्स वाइट, जो कि रुटजर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, जिनकी रिसर्च ये साफ क्लियर कर देती है कि प्लांट के सेल्स ऐसा कर पाने में सक्षम है। वो उनकी रिसर्च बात करती है प्रोसेस ऑफ राइजोफेगी, यानी जड़ों के पास जो रूट टिप्स हैं, जड़ों की जो टिप्स हैं, बिल्कुल रूट हेयर्स की जो टिप्स हैं, और जो जड़ों के आसपास का एरिया है जिसको राइजोस्फीयर बोलते हैं, वहां पे एक प्रोसेस चलती है राइजोफेगी साइकिल। उसी के ऊपर बात करेंगे कि उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से पौधों की जड़ें एब्जॉर्व करती हैं, बैक्टीरियल सेल्स को ही एब्जॉर्व कर लेती हैं सीधा डायरेक्टली। उस साइकिल की हम बात करेंगे, उससे हमें और समझ आएगा कि ये कैसे प्रोसेस काम करती है, सोइल बायोलॉजी किस तरह से डिलीवर करती है न्यूट्रिशन को प्लांट्स को। और जब हम ये समझ जाएंगे, रिसर्चर कहते हैं, तो ये जो हमारी थिंकिंग है कि प्लांट आयंस की फॉर्म में पोषक तत्वों को उठा रहे हैं, वो कंप्लीटली चेंज कर देगा पूरी एग्रोनॉमी को। क्योंकि जो अभी हम सोयल एनालिसिस के लिए सोइल टेस्टिंग करते हैं, जैसे हम नापते हैं कि कैल्शियम कितना है मिट्टी में, मैग्नीशियम कितना है, या अदर मिनरल्स कितने हैं, तो जब हम अब ये रिसर्च आ रही है कि पौधे सीधा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्व कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही अब्जॉर्व कर ले जा रहे हैं, तो हमें इस तरह का टेस्ट देखना पड़ेगा कि जो बताता हो कि मिट्टी के अंदर कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या कितने माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा छोड़े गए तत्व हैं जो कि पौधा अब्जॉर्व कर सके। तो इस तरह का टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, और रिसर्चर बोल रहे हैं कि ये नियर फ्यूचर में होना संभव देखा जा रहा है। जब हमें अब समझ आने लग गया है कि सिर्फ प्लांट का जो पोषक तत्वों का विज्ञान है वो सिर्फ यही नहीं है कि मिनरल्स मिट्टी के अंदर कितने हैं या मिनरल प्रोफाइल या आयनिक प्रोफाइल कितनी है। असलियत यह है कि मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स की प्रोफाइल कैसी है, प्रोफाइल ऑफ माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स की कैसी है, जो कि अवेलेबल है प्लांट्स के पौधों के लिए या नहीं, एक्चुअली लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, उसके ऊपर बात की जाएगी आने वाले फ्यूचर में। और डॉक्टर जेम्स वाइट की जो रिसर्च है जो कि डिस्क्राइब करती है राइजोफेगी साइकिल, उसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। उन्होंने अपनी एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, उसमें डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे कि वो डाउनलोड कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाके कि उन्होंने क्या चीज बताई है। यहाँ पे हम आपको सीधा सिंपल वे में आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या फाइंड किया है। उनकी रिसर्च में बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं जिसमें साफ पता लग रहा है कि कैसे बैक्टीरिया मिट्टी से पौधे के अंदर जा रहा है। तो दोस्तों होता क्या है कि रूट टिप के पास ये जो बैक्टीरियल या फंगल सेल्स हैं, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स, ये जैसे ही आते हैं रूट टिप के पास, तो वहां पे जो रूट टिप है वहां से वो एंटर कर जाते हैं रूट प्लांट के अंदर रूट टिप के थ्रू, और वहां से वो जाते हैं, प्लांट उनको लेके जाता है माइक्रोबियल सेल्स को या बैक्टीरियल सेल्स को हाई कंसंट्रेशन
सुपर ऑक्साइड्स पास, जहाँ पे उन सेल्स को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, उनकी मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन्स को निकाल दिया जाता है बैक्टीरियल सेल्स की, या उनको बोल सकते हैं आप ऑक्सीडाइज दी सेल मेम्ब्रेन्स एंड स्ट्रिप दी सेल मेम्ब्रेन्स, उनकी सेल मेम्ब्रेन्स को रिमूव कर दिया जाता है। और अब ये जो सेल्स हैं बैक्टीरियल सेल्स या नेक्ड सेल्स आप बोल सकते हैं, जिनकी सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इनको अब्जॉर्ब कर सकता है प्लांट का जो सेल है, या प्लांट सीधा उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। उनके अंदर जो भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं या अमीनो एसिड्स हैं और जो भी उनके अंदर पोषक तत्व हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब माइक्रोबियल सेल्स को यूज कर रहा है अपने सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के लिए पौधा। और कुछ माइक्रोब्स जो अब्जॉर्ब तो कर लिए गए, लेकिन वो इस सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रिपिंग प्रोसेस है इनकी, या इनकी सेल मेम्ब्रेन की रिमूवल प्रोसेस है जो पौधे के अंदर होती है, उससे वो बच जाते हैं। कुछ होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं, वो एग्जिट कर जाते हैं। फिर जो टिप है रूट हेयर्स की, या जहाँ पे उनकी जो वॉल्स हैं रूट हेयर्स की बहुत ही ज्यादा पतली हैं, वहां से वो निकल जाते हैं मिट्टी के अंदर, मतलब रूट सेल्स से वो निकल जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। ज्यादातर तो प्लांट द्वारा यूज कर लिए गए, लेकिन जो बचे वो फिर से अगेन आ जाते हैं मिट्टी के अंदर, ट्रांसमिटेड बैक इनटू द सोइल एनवायरनमेंट। और जहाँ पे प्लांट अब उनको सपोर्ट करता है, कैसे? बाय गिविंग देम वेरी स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स, उनको शर्करा देता है खाने के लिए, अमीनो एसिड्स देता है उनको, ताकि वो अपनी फिर से सेल मेम्ब्रेन्स को बना सकें। फिर क्या करते हैं जो ये माइक्रोबियल सेल्स फिर जो ये बने फिर से द्वारा, विच आर आउट इन द सोइल प्रोफाइल, अब ये न्यूट्रिएंट्स को जो मिट्टी के अंदर है, यानी मिट्टी के जो मैट्रिक्स है उससे वो एक्सट्रैक्ट करते हैं मिट्टी से, मिनरल मैट्रिक्स से, जो पौधे को चाहिए। और एक सिग्नलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, जो एक अनदर रिसर्च बताती है कि ऐसा वैरायटी ऑफ डिफरेंट सिग्नल मैकेनिज्म्स शुरू हो जाते हैं जो प्लांट यूज करता है, यानी वो प्लांट ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को माइक्रोबियल पॉपुलेशन के पास, यानी बैक्टीरियाज को बोलता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को बोलता है कि उसको किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स द प्लांट रिक्वायर। प्लांट टेल द बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी को बोलता है कि मुझे फास्फोरस की जरूरत है, मुझे पोटेशियम की जरूरत है, मुझे जिंक की जरूरत है। तो जो बायोलॉजी है वो जाती है, या बायोलॉजी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को बोल रहे हैं, वो सोइल प्रोफाइल में जाती है, वहां के मिनरल मैट्रिक्स से, मिट्टी का जो मिनरल मैट्रिक्स है जहाँ पे ये मिनरल्स हैं, वहां से वो एक्सट्रैक्ट करता है। क्योंकि प्लांट डायरेक्टली उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो वो बैक्टीरियाज के माध्यम से उनको एक्सट्रैक्ट करवाता है और उनको अवेलेबल फॉर्म में प्लांट्स के पास देता है। तो इसका कहने का मतलब ये है, तो रिसर्चर ये कह रहे हैं कि प्लांट फार्मिंग कर रहा है माइक्रोब्स की, जैसे ह्यूमन फार्मिंग करता है लाइव स्टॉक की, जानवरों को पालता है, उसी तरह प्लांट्स माइक्रोब्स को पाल रहा है ताकि उसके पोषक तत्वों की जरूरत पूरी हो सके। दोस्तों, हमने पहले वाली वीडियोस में भी प्लांट हेल्थ पिरामिड के बारे में बात करी है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे पौधा किस तरह से पहुंचता है। तो जब पौधा लेवल 3 पे पहुंचता है, तो जब वो लिपिड की ज्यादा मात्रा को प्रोड्यूस करने लग जाता है, जब उसके पास अबंडेंस ऑफ लिपिड्स होती है, यानी सरप्लस ऑफ एनर्जी होती है, मोर एनर्जी होती है जितनी उसको चाहिए अपने रिप्रोडक्शन या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए। और हमने इसके साथ साथ ये भी बात करी, बायोलॉजिकल कैस्केड के बारे में भी बात करी थी, उसी वीडियो में है ये सारा, जहाँ पे प्लांट अब्जॉर्व करना शुरू कर देता है माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिसके कारण हायर लिपिड्स बनते हैं, और वो लिपिड्स जड़ों के माध्यम से रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में निकलते हैं। फिर से जो एक्स्ट्रा लिपिड्स हैं वो जड़ों के माध्यम से स्राव होता है उनका फिर से मिट्टी में। लेकिन इस लेवल पे पहुंचने के लिए, इस लेवल जो प्लांट हेल्थ पिरामिड का है, इस पे पहुंचने के लिए या ऑर्गेनिक मैटर को रैपिडली बिल्ड करने के लिए किसी क्रॉप में, वो सारा डिपेंड करता है मिट्टी के अंदर जो राइजोफेगी साइकिल है, या जिसके ऊपर अभी हमने बात करी, वो मतलब डिपेंड करता है वो कि पौधा ज्यादातर अपना जो न्यूट्रिशन है वो माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में अब्जॉर्व करे, ना कि इन दी फॉर्म ऑफ सिंपल आयंस, जिसमें ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है कन्वर्जन में। ये आप बात समझ गए होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रिसर्चर ये बोल रहे हैं कि इसमें जो हाइड्रोपोनिक मॉडल है या ट्रेडिशनल मॉडल, हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या करते हैं, सिंपल जो वाटर में जितने भी पौधों को पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो आयंस की फॉर्म में डाल देते हैं और पौधा उनको लेता है, ये पुराना मॉडल है। लेकिन अब जो नया मॉडल
एग्जाम्पल है एग्रोनॉमी का या प्लांट न्यूट्रिशन का, जो कि एक लिविंग सिस्टम को सामने लेके आ रहा है कि लिविंग सिस्टम के द्वारा पौधों को न्यूट्रिशन मिल रहा है। वो एक नई साइंस है वो, और पुरानी साइंस को वो बोल रहे हैं कि ये किसी भी तरह से सेंस नहीं बना पा रही है। इट मेक्स नो सेंस। द ट्रेडिशनल जो प्लांट न्यूट्रिशन का मॉडल है, यानी जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं सिंपल आयंस की फॉर्म में पोषक तत्वों को, न्यूट्रिशंस को, तो वो एक पुराना मॉडल हो चुका है। क्योंकि मान लो जो भी पौधे एब्जॉर्ब कर रहे हैं न्यूट्रिशन को सॉइल सॉल्यूशन से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, मिट्टी में जो सॉइल सॉल्यूशन है या अवेलेबल फॉर्म में जो आयंस है उनसे एब्जॉर्ब कर ले। मान लो अगर ड्रॉट कंडीशन आ गई या सूखा पड़ गया या जहाँ पे पानी की मात्रा कम हो गई, ड्राई सोल्स होती हैं जैसे, तो अगर हम डिपेंडेंट हुए जो ये हाइड्रोपोनिक का मॉडल है यानी ट्रेडिशनल मॉडल है आयंस की फॉर्म में पौधों को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला मॉडल, अगर वाटर डिस्पेयर हो जाता है तो प्लांट्स को किसी भी तरह की कैपेसिटी नहीं रहेगी न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने में, ठीक है। इसलिए ये मॉडल सेंसिबल नहीं है। जबकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि जैसे बायोलॉजी है, माइक्रोराइजल फंजाई है या अदर बैक्टीरियाज हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बहुत एक जो मिट्टी के पार्टिकल होता है, मिट्टी का जो कण होता है उसके बारीक इर्द गिर्द बायोफिल्म या माइक्रोफिल्म होती है, उससे भी ये पानी को एक्सेस करने में सक्षम होते हैं, जहाँ पे रूट्स एक्सेस नहीं कर पाती उस पानी को। पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सक्षम होते हैं उस पानी को भी एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो जो सोयल बायोलॉजी है तो वो पौधों को वहां पे भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में सक्षम होगी जहां पे पानी की कमी है, ठीक है। यानी वो ड्रॉट कंडीशंस में भी न्यूट्रिशन को डिलीवर कर पाने में सक्षम है जो सेकंड मॉडल है प्लांट न्यूट्रिशन का, क्योंकि वहां पे बायोलॉजी डिलीवर कर रही है पानी को भी और न्यूट्रिएंट्स को भी, इवन इन द एब्सेंस ऑफ अबंडेंट वाटर या ड्राउट स्ट्रेस जो सिचुएशंस होती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात है आज के क्लाइमेटिक चैलेंज जो वर्ल्ड फेस कर रहा है फसलों को उगाने के लिए, क्योंकि पानी की कमी भी या मतलब डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिल रही है। देखिए अब जो डॉक्टर जेम्स वाइट की रिसर्च है, उनकी रिसर्च की कुछ तस्वीरें हैं कि कैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी कि कैसे बैक्टीरिया रूट टिप्स के पास आ रहा है और वो रेडी है एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स द्वारा। फिर अगली फोटो में साफ दिख रहा है कि बहुत सारे जो बैक्टीरियल सेल्स है, माइक्रोबियल सेल्स है, वो रूट टिप्स के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं। और उससे अगली फोटो में ये बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि वो एंटर कर गए हैं रूट टिप्स के अंदर। तो इसी को एंडोसाइटोसिस भी बोला गया है। एंडो हो गया अंदर, साइटोसिस में सेल्स के माध्यम से किसी चीज को अब्जॉर्ब कर लेना, एंडोसाइटोसिस हो गया वो, ठीक है। अब देखने का नजरिया अगर आपको थोड़ा और विस्तृत करें, देखिए दोस्तों जो नॉन डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स हैं यानी जिनको उगाया नहीं जाता इंसानों द्वारा, लेकिन वो फिर भी सक्षम है जी पाने में, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रिशन कोई चीज दे रही है, यानी वो 100% जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उनकी वो बायोलॉजी ही प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर हम फील्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो वो बोलते हैं कि हमने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ पे हमने मेजर किया कि मिट्टी के अंदर जो सोल्यूबल आयंस हैं यानी घुलनशील जो आयंस हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस घुलनशील हैं, ये मिट्टी के अंदर बहुत कम है, यानी बॉर्डर के ऊपर है। एक तो होता है कि है और नहीं है, मतलब पूरा बॉर्डर के ऊपर है, बॉर्डर लाइन के ऊपर है, लेकिन फिर भी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी है और एक्सेप्शनल यील्ड को प्रोड्यूस कर रही है उस एरिया में। हाँ ऐसा है कि इसको इस रिसर्च को वैलिडेशन के लिए और चीजें चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल फील्ड एक्सपीरियंस, कुछ ग्रोअर्स का ऐसा है इन्होंने देखा और इनको भी ऐसा लगता है कि हम ऐसा कर पाने में संभव हो सकते हैं कि 100% जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स की वो राइजोफेजिक प्रोसेस यानी जो डॉक्टर जेम्स वाइट ने अपनी रिसर्च में बताई है कि पौधा रूट टिप्स के माध्यम से बैक्टीरियल सेल्स को अब्जॉर्ब कर रहा है या मेटाबोलाइट्स को अब्जॉर्ब कर रहा है, उसके थ्रू जो न्यूट्रिशन ले रहा है, ऐसा संभव हो कि 100% क्रॉप न्यूट्रिशनल अपना उसी से पूरा करे। क्योंकि कुछ एग्जांपल्स रिसर्चर देते हैं जैसे गेब ब्राउन
और डेव ब्रैंडेट ये फार्मर्स हैं जिन्होंने ऐसा कर पाने में ये संभव हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कवर क्रॉप्स का यूज किया, क्रॉप रोटेशन का यूज किया और वो इस तरह की सोइल्स को डेवलप कर पाने में सक्षम है जहाँ पे पौधा 100% जो प्लांट न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कहीं से ले रहा है बिना फर्टिलाइजर्स को ऐड किए। तो अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम इसको प्रैक्टिकल, अगर ऐसा संभव है तो हम अपने खेतों में इसको किस तरह से कर पाएं, इस आइडिया को, इस साइंस को कैसे ट्रांसलेट कर सके प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन फील्ड में। तो उसके लिए रिसर्चर बोलते हैं कि हमें दो चीजों की जरूरत होगी। पहला तो है कि हमें माइक्रोबियल पॉपुलेशंस को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। दूसरा कि जो हमारी माइक्रोबियल पॉपुलेशन मिट्टी में पहले से है उसको हम डैमेज ना करें, उस चीज को भी रोकना पड़ेगा हमें। फर्स्ट इज हाउ टू एस्टेब्लिश द माइक्रोबियल पॉपुलेशन, सेकंड टू डिसकंटिन्यू द डैमेज टू एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशंस। ठीक है, इसके साथ में सर्चर एक अपना एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही रीजन है, ओनली रीजन है कि हम नाइट्रोजन को अप्लाई कर रहे हैं बाहर से सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में, क्योंकि हमने जो कैपेसिटी है सोइल बायोलॉजी को डिलीवर करने की नाइट्रोजन को वो डिस्ट्रॉय कर दी है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि देखिए 78%, 78% जो नाइट्रोजन है वो हवा के अंदर है और हम बाहर से डाल रहे हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर। ये थोड़ा एक क्रेजी आइडिया लगता है। तो वो कह रहे हैं कि ओनली रीजन कि हमें बाहर से खरीदनी चीज पड़ रही है क्योंकि हमने डिस्ट्रॉय कर दी है सोइल बायोलॉजी को, जिसकी कैपेसिटी है डिलीवर करने की नाइट्रोजन जो हमें चाहिए। क्योंकि उन्होंने कई ग्रोअर्स के साथ उनकी कन्वर्सेशन हुई है या उनके साथ उनका कांटेक्ट रहा है, जहाँ पे उन्होंने और खुद भी लैब एनालिसिस भी किया है, लैब डेटा भी है उनको इस तरह का सपोर्ट करने के लिए कि जहाँ पे फार्मर्स बोलते हैं कि उनकी मिट्टी 300 पाउंड तक, यानी ये हो गया 136.078 किलोग्राम, यानी एक पाउंड में होता है 0.45 kg। तो 300 यूनिट या 300 पाउंड या 136 किलो आप मान लो नाइट्रोजन उनकी मिट्टी फिक्स कर रही है एक साल के अंदर। ठीक है, और ये लैब द्वारा टेस्टेड है। कमर्शियल स्केल के ऊपर जो थाउजेंड्स ऑफ एकर्स कर रहे हैं उनकी ये बात कर रहे हैं। तो अगर इतनी ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स कर रही है मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है। तो ये पोटेंशियल है मिट्टी का नाइट्रोजन को देने में या प्रोवाइड कर पाने में, कि वो फिक्स कर रहे हैं, सीधा हवा से ले रहे हैं नाइट्रोजन को, बैक्टीरिया और पौधों को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये तो था एग्जाम्पल। दोस्तों अब बात आती है कि हम किस तरह से एस्टेब्लिश करें माइक्रोबियल पॉपुलेशंस को, ताकि हम इस तरह की जो हमने बात करी है उसको अकम्प्लिश कर सकें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या करें, तो उसके लिए हमें समझना होगा दोस्तों। हम दो तरीके कर सकते हैं। पहला है कि सीड कोटिंग करना, बीज संस्कार करना, जैसा कि नेचुरल फार्मिंग के करते हैं, जहां पे बीजों को कोट किया जाता है। स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशंस ऑफ एंडोफाइट, एंडोफाइट्स वही ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पौधों के अंदर रहते हैं या उनकी जड़ों के आसपास रहते हैं। ठीक है, उनकी सीड कोटिंग करनी पड़ेगी बीज के ऊपर उनकी कोटिंग करनी पड़ेगी। और माइकोराइजा की, फंगस की और बैक्टीरियाज की जो कि बेनिफिशियल माने जाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिनका प्लांट्स के साथ, जैसे वो एजोस्प्रिलम हो सकता है, जोटोबैक्टर हो सकता है, राइजोबियम हो सकता है। तो ये सारे जो भी माइक्रोइजल फंजाई, ये सारे आपने सीड के ऊपर इसकी सीड कोटिंग करनी है, बीज को संस्कारित करना है, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग में बोलते हैं। ठीक है, इन बैक्टीरियाज के करने। अब अगर आप केमिकल खेती करते हैं तो फिर भी आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब आपको ये साइंस बता दी है कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, इन्होंने तो यहाँ तक देखा है कि जो प्लांट्स समझे जाते थे कि जिनका कोई एसोसिएशन नहीं है माइकोराइजल फंजाई के साथ, ये एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं माइकोराइजा, उनमें भी इन्होंने प्लांट की ग्रोथ में रिस्पॉन्स देखा है जब इन्होंने इनोकुलेट किया माइकोराइजा को। ठीक है, तो फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हमने करनी है वो है सीड ट्रीटमेंट, यानी इन सीड्स को इनोकुलेट करना है इन बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। अब ये बैक्टीरिया कहाँ से लाने हैं आपने, या आपको देखना है। नेचुरल फार्मिंग वाले बोलते हैं कि जो देसी गाय का गोबर है उसमें ये सारे बैक्टीरियाज या बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आप उनका लॉजिक मान सकते हैं। दूसरा, मार्केट से लेके आ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए दोस्तों, हर एक सीड को की एक अपनी
माइक्रोबायोलॉजी होती है, यानी अपने उसके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो उसको सपोर्ट करते हैं जब वो ग्रो करता है। लेकिन हो सकता है कि वो पुअर सीड प्रोडक्शन क्वालिटी के कारण ऐसा ना संभव हो पाया हो। तो जैसे ब्रीडिंग के मेथड्स हैं, उसमें एक रिसर्चर एग्जांपल देते हैं कि जो सेल कल्चर प्रोपेगेशन है, उसमें जो पेरेंट पॉपुलेशन से जो सीड के ऊपर जो बायोलॉजी आनी थी, ट्रांसफर होनी थी, वो संभव नहीं होती और उससे वो डिस्टर्ब हो जाता है मैकेनिज्म। सीड को अपने बायोलॉजी जो उसको चाहिए वो नहीं मिलती माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ऐसा डॉक्टर वाइट बोलते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए हम एक तो सीड कोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, हमें सोयल में भी सोयल इनोकुलेंट्स या बायो इनोकुलेंट्स आप बोल लो, अप्लाइंग सोयल इनोकुलेंट्स भी करने पड़ेंगे। यानी जब सीड उन नेसेसरी एंडोफाइट्स से प्लांटेड नहीं होता, यानी जो उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए, तो वो रिक्रूट करता है इसको सोयल पॉपुलेशन के माध्यम से। वो मिट्टी में ढूंढता है उन पॉपुलेशंस को जो उसको चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो सेकंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टूल जो हम रिसर्चर बोलते हैं कि हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है, वो है एप्लीकेशन ऑफ सोयल इनोकुलेंट्स अगर आपकी मिट्टी में नहीं है। क्योंकि अगर जो भी एसोसिएटेड एंडोफाइट्स या वो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीज को चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, अगर वो नहीं है तो उसको वो रिक्रूट करने पड़ेंगे। रिक्रूट दोज एंडोफाइट्स या दोज नीडेड माइक्रोब्स फ्रॉम सोयल माइक्रोबियल पॉपुलेशन, मिट्टी की जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वहां से। जब बीज उगता है या सीड जर्मिनेट होता है, और ये प्रोसेस डिपेंड करती है कि सोयल बायोलॉजी किस तरह की है या सोयल हेल्थ किस तरह की है। ये इसको प्रोसेस को होने में कुछ दिनों से लेके हफ्ते लग सकते हैं कि सीड रिक्रूट कर पाए उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो उसके लिए जरूरी हैं। तो इस टाइम पीरियड में जब सीड रिक्रूट कर रहा होता है बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स को जो अपने इर्द गिर्द उसके रूट सिस्टम के लिए चाहिए या उसके राइजोस्फीयर के लिए चाहिए, तो उस समय उस जो गैप है उस टाइम का, तो वहां पे वो ससेप्टिबल होता है फंगल अटैक के लिए या बैक्टीरियल अटैक उसकी रूट सिस्टम में होने में वहां पे उसकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, जब तक कि वो अपने बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिक्रूट नहीं कर लेता। तो जो वो टाइम पीरियड है, वो जो गैप है, उसमें डिजीज का अटैक होने में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो दो तरीके आगे दोस्तों स्ट्रॉन्ग माइक्रोबियल पॉपुलेशन को बिल्ड करने के लिए, पहले तो सीड कोटिंग, दूसरा हमें सोयल इनोकुलेंट्स को डालना मिट्टी के अंदर, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है कि हमारी मिट्टी के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन है जो पहले से ही है, उसको हमने अब सप्रेस नहीं करना है, किसी तरह से डैमेज वो ना हो, ताकि हमें रिजल्ट्स हैं जो वो कंटिन्यू मिलते रहें, ठीक है। तो उसके लिए हमें ध्यान देना होगा। पहला तो है जो टीलेज की जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हम कर रहे हैं, उसमें ऐसी क्या गड़बड़ी कर रहे हैं जो कि इस प्रोसेस को प्रिवेंट करने में, इस प्रोसेस को वर्क करने में प्रिवेंट कर रही है। अगर ऐसा संभव है कि 100% की प्लांट न्यूट्रिशन राइजोफेगी प्रोसेस द्वारा पौधे को दे पाना संभव है, तो ये सिर्फ जो गेब ब्राउन है या डेव ब्रेंट फार्मर्स हैं जिनकी फार्म पे ये संभव हुआ है, ऐसा अन्य फार्म्स पे देखने को क्यों नहीं मिल रहा? इसका कारण कोई ना कोई तो होगा जहाँ पे हम गड़बड़ी कर रहे हैं, जो कि जिसके कारण सोयल बायोलॉजी डिलीवर कर पाने में उस तरह के रिजल्ट्स को प्रोवाइड कर पाने में संभव नहीं हो रही। कुछ ऑब्वियस वेज है, जैसे हम मिट्टी को बिना ढके छोड़ देते हैं, सनलाइट में छोड़ देते हैं या डायरेक्टली एक्सपोज कर देते हैं रेन में। जैसे अगर बिना ढकी हुई सोयल है और टेम्परेचर अगर 45 डिग्री तक चला जाता है, यानी 120 से 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी चला जाता है मिट्टी का, या डेप्थ 2 इंच तक की डेप्थ का, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो सोयल बायोलॉजी में प्रेजेंट है टॉप सेवरल इंचेस में सोयल लेयर के, उसको किल कर रहे हैं। तो रिसर्चर बोल रहे हैं कि एक तो मिट्टी को ढक नहीं रहे, बेयर सोयल रख रहे हैं, ठीक है, और दूसरा उसको टीलेज कर रहे हैं। ये एक्सीलेंट वेज है जिससे कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मिट्टी के अंदर सोयल बायोलॉजी ग्रो ना कर पाए और ना ही वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाने में आगे किसी फ्यूचर में ऐसा कर सके। तो हमें अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर भी ध्यान देना होगा दोस्तों। एक तो हो गया मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, दूसरा है दोस्तों जो हम हाईली सोल्यूबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं। जो देखिए दोस्तों, ये वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है और ये प्रूव है कि जो माइकोराइजल फंजाई, अगर आपने इसका नाम सुना हो, माइकोराइजल फंगस होती है, ये हायर रूट्स जो पौधों की है उनके साथ एसोसिएशन होता है इसका,
का, यानी ये पोषक तत्वों को प्रोवाइड करने में मदद करती है, एक बेनिफिशियल फंगस है। इसमें देखा गया है कि ये फॉस्फोरस, स्पेशली ये जो फॉस्फोरस है मिट्टी के अंदर, उसको ये प्रोवाइड करती है पौधों को। और ये वेल नोन फैक्ट है कि जो इसकी जो राइजोफेगी प्रोसेस है, यानी जिसके थ्रू ये पौधों को न्यूट्रिएंट्स देती है, जैसे राइजोफेगी साइकिल जैसे हमने स्टडी की, वो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाती है जब हम फॉस्फोरस फर्टिलाइजर को डालते हैं, या लिक्विड फॉस्फोरस या ड्राई फॉस्फोरस, जैसे एम्यूरिया, जैसे डाया हो गया, डीएपी हो गया, उसमें फॉस्फोरस होता है प्लांटिंग के टाइम या बीफ प्लांटिंग के पहले। तो उससे होता क्या है कि जब हम सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो प्लांट को सिग्नल जाता है कि उसके पास सरप्लस या अबंडेंट लेवल है सोल्यूबल या अवेलेबल फॉस्फोरस का, ठीक है, जो हम क्योंकि हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। तो वो राइजोफेगी में यानी फंगस को बोलता है, सिग्नल करता है कि मुझे फॉस्फोरस नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि ह्यूमन डाल रहा है। और इसी का परिणाम ये होता है कि वो किसी भी तरह का शुगर्स माइकोराइजा को सेंड नहीं करता रूट सिस्टम के थ्रू, रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में। और रिजल्ट ये होता है कि जो इफेक्टिवनेस है माइकोराइजल कोलोनाइजेशन की, वो नहीं हो पाती, यानी माइकोराइजा की जो फसल के साथ एसोसिएशन होनी थी वो नहीं होती, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती, उसकी इफेक्टिवनेस नहीं रहती, क्योंकि हम सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, उसका ये कारण है। और हम रिसर्चर बोल रहे हैं कि जो हम सोल्यूबल फॉस्फोरस हमने डाला भी, ठीक है, जैसे डाया डाल दिया, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं, वो होता क्या है कि कुछ दिन, फ्यू डेज से लेके 4 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर जितना भी हमने 100% अप्लाई किया फॉस्फोरस, वो कम्प्लेक्स बन जाता है सोइल प्रोफाइल के अंदर, और उसको क्रॉप अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है जिसको क्रॉप नहीं अब्जॉर्ब कर पाती, और वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है सोइल प्रोफाइल के अंदर, जहाँ पे वो बाउंड कर जाता है या जुड़ जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन या एल्यूमिनियम के साथ, और बना लेता है, जैसे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट्स बन गए, आयरन फॉस्फेट्स बन गए, है ना। और इसको अब कॉम्प्लेक्स को पौधा अब्जॉर्ब नहीं करता, और वो नो लॉन्गर अवेलेबल टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट सिस्टम, हम ऐसा इंग्लिश में कह सकते हैं। देखिए अब फॉस्फोरस भी कॉम्प्लेक्स बन गया, और हमारे पास माइकोराइजल की कोलोनाइजेशन भी नहीं है, क्योंकि पौधे को शुरू में लगा था कि ये बहुत ज्यादा अवेलेबल फॉर्म में है, ठीक है। तो उसने रूट्स भी सेंड आउट, उसने माइकोराइजा को भी नहीं बोला कि वो उपलब्ध करवाए। तो होता क्या है कि जो रेस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन है, अब प्लांट्स को उसकी कमी महसूस होने लग जाएगी फॉस्फोरस, क्योंकि अब गुड सप्लाई नहीं होगी फॉस्फोरस की, और प्लांट उसकी कमी को महसूस करेगा फॉस्फोरस। तो हम क्या कह रहे थे कि सोल्यूबल फॉर्म्स में जब हम फर्टिलाइजर्स को जो डाल रहे हैं, उससे भी जो राइजोफेगी प्रोसेस है, सोइल बायोलॉजी डायरेक्टली शट डाउन हो जाती है। ये तो हमने फॉस्फोरस का एग्जांपल बताया। उसी तरह जो ये नाइट्रोजन की जो हम एप्लीकेशंस डालते हैं, यूरिया डालते हैं, उसमें भी इसी तरह का चीज देखी गई है। देखिए दोस्तों, इसके साथ हम ये भी बात कर लेते हैं, इससे आपको और समझ आएगी कि जो नाइट्रोजन है जो पौधा लेता है, उसको वो अलग अलग फॉर्म्स में अब्सॉर्ब कर सकता है, मेटाबोलाइज कर सकता है, ठीक है। जैसे जो एक तो फॉर्म होगी नाइट्रोजन की एक अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, जो कि अगर पौधा अब्सॉर्ब करता है, जो कि एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, जो अगर पौधा अब्सॉर्ब करता है तो उससे पौधे की एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि उसको कन्वर्शन करने में एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती प्रोटीन्स को बनाने के लिए। लेकिन अगर नाइट्रेट की फॉर्म में अगर पौधा अब्सॉर्ब करता है तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो अमीनो एसिड्स में पहले कन्वर्ट करेगा, फिर आगे जाके प्रोटीन्स में कन्वर्ट करेगा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो मेटाबॉलिज्म है जो नाइट्रोजन का, वो अलग अलग है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी फॉर्म नाइट्रोजन अब्सॉर्ब कर रहा है पौधा। तो चलिए, अगर हमने ये भी समझ लिया कि हमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की जरूरत है, अब अमीनो एसिड्स की नाइट्रोजन की जरूरत है, या पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स की जरूरत है, जिससे कि पौधा अब्सॉर्ब करे नाइट्रोजन को, उस फॉर्म में अब्सॉर्ब करे। तो फार्मर क्वेश्चन पूछेगा, या फार्मर बोलेगा, वो बोलेगा कि मान लो अगर हम 300 यूनिट्स या 300 पाउंड नाइट्रोजन यूज करते हैं, ठीक है, तो मैं क्या रास्ता है जिससे हम इसको घटा सकें। देखिए, तो रिसर्चर बोलते हैं कि इसके कई तरीके हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, अलग अलग डिटेल्स चाहिए, लेकिन उनको ऐसा लगता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारी सोइल बायोलॉजी किस तरह की, उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि मान लो हमने इतनी नाप ली कि हमारे मिट्टी के अंदर इतनी बायोलॉजी है, तो उस आधार पर हम बोल सकते हैं कि इस बायोलॉजी से हमें इतनी नाइट्रोजन मिलेगी फसल को, और बाकी जो बची
वो हम न्यूट्रिशन बाहर से डाल देंगे। अगर हमारी सोइल बायोलॉजी इस टाइम पे ऐसी है और धीरे धीरे हम इसको घटाते जाएंगे, जो हम बाहर से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर या यूरिया डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि एक हैनीज एनालिसिस करते हैं वो, जिससे वो मेजर कर लेते हैं कि प्लांट को मिट्टी कितना कैपेबल है डिलीवर कर पाने में नाइट्रोजन को मिट्टी। और दूसरा टेस्ट है प्लांट सैप एनालिसिस, जो वो ग्रोइंग सीजन के टाइम करते हैं कि पौधे को प्रॉपर नाइट्रोजन मिल भी रही है या नहीं। ये 2 टेस्ट हैं। हमारे इंडिया में तो हैनी एनालिसिस मुझे नहीं लगता अवेलेबल है, लेकिन हम इस स्टडी से दोस्तों हमें ये पता लग रहा है कि ऐसी चीज भी संभव है, ठीक है। इसके साथ साथ वो ये भी जोड़ रहे हैं कि जो भी हम नाइट्रोजन एप्लीकेशन करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालते हैं, उसका दोस्तों सिर्फ 40% ही अब्जॉर्ब हो पाता है। यानी जितनी मात्रा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बता रही हैं, उसका सिर्फ पौधे को 40% ही चाहिए। यानी अगर आपको बोला है कि 100 किलो यूरिया डाल, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 60% तो ऐसे ही बह जाएगा, तो फिर ही 40 किलो पौधे को मिलेगा। तो एक्चुअली पौधे को चाहिए 40 किलो। तो मान लो अगर हमने एफिशिएंसी उस फर्टिलाइजर की हमने बढ़ा दी, 100% कर दी, तो हमें सिर्फ 40 किलो ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो रिसर्चर बोल रहे हैं कि हम किस तरह से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाएं। अब ये सवाल ये आ जाता है कि हमने 40 किलो डाला और 40 किलो ही पौधा अब्जॉर्व कर ले, कोई भी वेस्ट ना हो। तो वो बोल रहे हैं कि दिस इज अचीव्ड बाय बफरिंग आउट द लिक्विड नाइट्रोजन एप्लीकेशन विद कार्बन एंड एंश्योरिंग द प्लांट्स हैव न्यूट्रिएंट्स दे नीड। यानी हमें जो अब तो हमने जो नाइट्रोजन जैसे हमें जो अप्लाई करनी है वो करनी है लिक्विड नाइट्रोजन, वो इजीली अब्जॉर्व हो जाती है, जल्दी अब्जॉर्व हो। लेकिन उसके साथ साथ वो बोल रहे हैं कि हमें कार्बन की भी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लांट्स को सक्षम न्यूट्रिएंट्स हो उनके पास। द प्लांट्स हैव न्यूट्रिएंट्स दे नीड फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग। अब स्पेशली हम नाइट्रोजन को किस तरह से कम कर सकते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आ जाता है अब एक्सपेरिमेंट करना। उन्होंने तो अपनी लैब के हिसाब से टेस्ट करके बता दिया कि इतनी इतनी नाइट्रोजन है, तो हमें इतनी डालनी पड़ेगी क्योंकि इतनी मिट्टी डिलीवर कर पा रही है। अब यहाँ पे आ जाता है कि नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर उनकी एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ाएं। पहले तो उनकी रिसर्च के हिसाब से थोड़ी हम मॉडिफिकेशन करें कि पहले तो हमें लिक्विड यूरिया का यूज़ करना है, क्योंकि इजीली अब्जॉर्व कर पौधे अब्जॉर्व कर लेते हैं। क्योंकि अगर मिट्टी में ज़्यादा देर जो ये सोल्यूबल फॉर्म्स रहेंगी तो ना तो जो राइजोफेगी प्रोसेस है वो ढंग से होगी, दूसरा डिजीजेस की ससेप्टिबिलिटी भी बढ़ जाती है पौधे के ऊपर, पौधा ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाता है अगर ये सोल्यूबल फॉर्म्स पौधे के अंदर या मिट्टी के अंदर ज़्यादा देर रही, ठीक है। तो उसी के कारण हम लिक्विड यूरिया यूज कर रहे हैं क्योंकि वो इजिली अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब सिर्फ हमें वो लिक्विड एरिया तो होगा सोल्यूबल फॉर्म्स में, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि वो लिक्विड जो नाइट्रोजन है वो एकदम से क्विकली पॉसिबल हो सके तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में तभी कन्वर्ट होगी जब उसको बैक्टीरिया लेंगे। तो बैक्टीरिया को लेने से पहले बैक्टीरिया को कार्बन भी चाहिए, तो हमें सप्लाई कार्बन भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया को अगर पॉपुलेशन बढ़ानी है तो 10 हिस्से अगर कार्बन के, एक हिस्सा अगर नाइट्रोजन का, तो 10 हिस्से 8 से लेके 10 हिस्से 8 से लेके 9 10 हिस्से आप कार्बन के चाहिए होते हैं एक नाइट्रोजन के ऊपर। तो हमें कार्बन भी सप्लाई करना पड़ेगा। नाइट्रोजन तो हम सप्लाई कर रहे हैं, जैसे 19 की स्प्रे मारते हैं जो जैसे हम। तो अब हमें ये एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट है थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए कि हमने जो हम स्प्रे करते हैं 19 की, ठीक है, उसमें 1 किलो का वो पैकेट है, तो उसमें 19 है, यानी उसमें अगर 100 किलो का उसका हम पैकेट लें तो उसमें 19 किलो नाइट्रोजन होगी, ठीक है। अगर हम 1 किलो का पैकेट लेंगे तो उसमें जो नाइट्रोजन है वो है 190 ग्राम, ठीक है। तो अगर 190 ग्राम है तो कार्बन सोर्स हमें 10 गुना उससे ज्यादा चाहिए, 10:1, क्योंकि रेशियो है CN रेशियो, नाइट्रोजन 1 कार्बन 10, तो 10 गुना चाहिए नाइट्रोजन के। तो 10 गुना अगर हम इसको गुणा कर देंगे तो 1900 ग्राम हमें कार्बन चाहिए। अब ये कार्बन कहाँ से आएगा? कार्बन देखिए दोस्तों, ये सोल्यूबल शुगर्स हो सकती हैं, चाहे आप गुड़ ले लो, गुड़ में भी कार्बन होता है, ठीक है। तो 1900 ग्राम गुड़ ले लो, तो ये तो हो गया कार्बन सोर्स, जिससे कि एनर्जी मिलेगी बैक्टीरिया को ग्रो करने में, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ने में, ठीक है। अगर मिट्टी के अंदर पहले से हुआ, अगर नहीं है तो उसके साथ में हमें बैक्टीरिया भी जोड़ने पड़ेंगे उस स्प्रे के साथ, और साथ में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखिए फोटोसिंथेसिस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें एक मोलिब्डेट करके एक नाइट्रोजिनियस एंजाइम होता है, जो नाइट्रोजन जब फिक्स करते हैं बैक्टीरिया हवा से, तो उसको
उसमें जो एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम, उसको बनाने के लिए मोलिब्डेनम की जरूरत पड़ती है, तो वो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में देना पड़ेगा साथ। ठीक है दोस्तों, एक तो 19 की स्प्रे आ गई और उसमें कार्बन सोर्स जोड़ दो साथ में, और उसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जोड़ दो, और उसमें कुछ जीवामृत या बैक्टीरियल पॉपुलेशन या उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दो जो कि बेनिफिशियल हो। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं थ्योरी के हिसाब से। अगर अब आपको ये प्रैक्टिकल करना है, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो से हमने अपना बेस्ट दे दिया है जहां तक संभव हो सके, और बाकी आने वाली वीडियोस में भी हम अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे आपको नई रिसर्च लेके आने में। बाकी नीचे टाइम स्टैम्प दी होगी, अगर वीडियो लंबी है आप उसमें अपने आराम से देखिए कौन सा टॉपिक अब आपको जैसा ठीक लग रहा है उस हिसाब से देखिए आराम से। अगर पूरी वीडियो एकदम से नहीं देखी जाती तो धीरे धीरे देखिए, ठीक है, पर देख लीजिए, आपका फायदा हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।